हेलो फ्रेंड्स। तो हमने क्रॉप को कैसे सिलेक्ट करें ये पिछले वीडियो में जान लिया। और अब हम जानेंगे कि अब क्रॉप जो सिलेक्टेड क्रॉप है उसको खेत में बोने से पहले उसके बारे में हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें उसके बारे में चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम ये नहीं सोच पाएंगे कि बीच में अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो जैसे मैंने हॉलैंड पोटैटो जब चूज़ किया था तो हॉलैंड पोटैटो के बारे में हर एक जानकारी रखी थी। उसके लिए मैंने पीपीटी ये बनाई हुई थी और इस पीपीटी में बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हुए थे, जो कि मेरी वाइफ ने भी इसमें काफ़ी हेल्प करी। और इसके थ्रू जब मैंने पूरा उसके बारे में जान लिया कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, देन फिर मैं रियल फील्ड पे उतरा था। तो आज मैं बताऊंगा कि किसी भी क्रॉप को सिलेक्ट करने के बाद उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, जिससे कि रियल फील्ड में आपको बीच मझधार में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं: पीएच, वैरायटी, रोग, इरिगेशन और फील्ड प्रिपरेशन एंड लेबर। तो सबसे पहले क्या होता है कि हर एक मिट्टी का अपना पीएच लेवल होता है। वैसे तो जो पीएच लेवल होता है 5 to 7 होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक क्रॉप के लिए एक अच्छा पीएच अलग अलग वेरी करता है। तो आप अपने खेत की मिट्टी को एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिएगा कि आपकी मिट्टी का जो पीएच लेवल है उस क्रॉप के वेरिएशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप एडजस्ट करिए। और दूसरी चीज़ आप पढ़ेंगे उसकी वैरायटी के बारे में। तो क्रॉप की आप वैरायटी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हमारा हॉलैंड पोटैटो मैंने चूज़ किया था, लेकिन अगर आलू की आप देखें तो बहुत सारी वैरायटी है। चिप्सोना होती है, पुखराज होती है, ख्याति होती है। ऐसी बहुत तेरी इसकी जो है वैरायटी होती हैं। चिप्सोना की भी 1 2 3 होती है। ये नीदरलैंड का हॉलैंड होता है, इसमें भी शनातना और कई सारी वैरायटीज होती हैं। तो मैंने सबसे पहले इन सब वैरायटीज के बारे में पढ़ाई करी। और उसके बाद जब मैंने सारी वैरायटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में कर लिया, फिर मुझे हॉलैंड पोटैटो के बारे में पढ़ना था। तो फिर मैं आगे हॉलैंड पोटैटो के बारे में लेके चला। तो जब आपको वैरायटीज पता चल गई तो आपने आपका पीएच लेवल आपको पता चल गया कि कितना पीएच लेवल मुझे अपनी फील्ड पे रखना है। दूसरा, आपको वैरायटी पता चल गई कि मुझे क्या वैरायटी चूज करनी है। उसके बाद आप उस वैरायटी के रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि ये वैरायटी जो है वो कितनी रोग रेजिस्टेंट है या कितना रोग इसमें लगता है। इसे हर एक वैरायटी का अपना एक अलग अलग पावर होता है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो किसी वैरायटी में कुछ रोग कम लगते हैं, किसी वैरायटी में रोग ज़्यादा लगते हैं, राइट। तो आप उनके और एक जनरल रोग उनमें जो लगते ही हैं उस क्रॉप में, तो आप वो सब क्रॉप के जो भी रोग हों, है ना, फंगस वाले रोग, है ना, और इसके बाद जो कीट उस पर अटैक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो रोगों के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन रोगों का बचाव मुझे कैसे करना है। फिर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोगों के बारे में और रोग के बचाव, ये 2 3 आप पॉइंट रखेंगे। रोग का नाम, रोग के कैसे होता है, किस पीरियड में होता है, और इस रोग को से बचने के लिए हमें प्रिकॉशन, और हो जाए तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो आप इस चीज़ रोग वाली चीज़ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने वैरायटी सिलेक्ट कर ली, उस पर क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी उस पर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इरिगेशन कितना लगता है। किसी भी क्रॉप को पानी की ज़रूरत होती है और हर क्रॉप को अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है। तो आप ये पता करेंगे कि मेरी जो क्रॉप मैंने सिलेक्ट करी है उसमें कितने पानी लगने हैं उस टाइम पीरियड में। किसी में 2 लगते हैं, किसी में 4 लगते हैं। सबका, हर क्रॉप का अपना अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग पानी का इनटेक होता है। तो ये पढ़ लीजिए कि आपको उसको इरिगेशन कैसे करने हैं, कितने करने हैं, और कौन सा इरिगेशन बेस्ट होता है। तो अब वैसे तो हर क्रॉप का ड्रिप इरिगेशन होता है, एक फ्लड इरिगेशन होता है, एक स्प्रिंकल होता है।
तो आप अपनी स्थिति और अपनी सुविधा के अनुसार और उस क्रॉप के लिए कौन सी बेस्ट इरिगेशन है उसको भी उसके बारे में भी आप पढ़िए। तो सारा ज्ञान जो है इरिगेशन का आप अर्जित करिए। ठीक है, तो आप इरिगेशन भी समझ गए, पानी भी समझ गए उसमें क्या लगता है। तो ये 4 बेसिक चीजें आप उसके बारे में अगर जान जाते हैं, इस किसी भी क्रॉप के बारे में, उसके बारे में काफी डिटेल पढ़ लेते हैं, तो आपको जब फील्ड में आप उतरते हैं तो आप उस पीडीएफ के साथ या उस पीपीटी के साथ रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है और आप अच्छे से उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है फील्ड प्रिपरेशन एंड लेबर। तो देखिए, जब भी आप कोई भी क्रॉप लगाते हो तो आप उसकी फील्ड प्रिपरेशन जरूर देख लीजिए कि उसको उस पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, उस न्यूट्रिएंट आपके फील्ड में कितने हैं, क्या क्या उसमें बेसल डोज उसमें चाहिए, वो आप पता करेंगे। और इसके बाद बीच में उससे क्या क्या इनटेक चाहिए वो चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जो भी आपकी उसको चीज़ें चाहिए होंगी, वो आप यहाँ से फुलफिल कर लेंगे। और लेबर लेबर भी बहुत ज़रूरी है। आप पता कर लीजिए कि आप जिस क्रॉप में जा रहे हो, जो आप क्रॉप आपने सिलेक्ट करी, सॉरी, जो क्रॉप आपने सिलेक्ट करी है उसको कितने लेबर मैनेज कर सकते हैं, आपकी कितनी जगह है। तो ये चीज़ें आप पहले से एश्योर कर लें और उन लेबर से बात कर लें। तो ये चीज़ें आपको करनी रहेंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें पॉइंट समझ में आए हों। ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट के बारे में आप क्रॉप के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। फील्ड प्रिपरेशन उसके लिए क्या करनी है ये भी आप पढ़ लीजिए, और उसमें आपका लेबर कितना लगेगा वो भी आप देख लीजिएगा ज़रूर एक बार। अपने अनुभवी किसानों से आप पूछ सकते हैं, लोगों से जानकारी ले सकते हैं, तो एक आपको लमसम आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने लेबर जाएगा इस क्रॉप के थ्रू, राइट। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मैंने अपना हॉलैंड पोटैटो की पीडीएफ बनाई हुई है। अगर आप किसी को पीडीएफ ये चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ डीएम करें एंड फॉलो करें। मैं वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और मेरे प्यारे व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज वालों, हमारे एरिया में भी अच्छा आलू नहीं निकला हुआ है। आलू की पैदावार भी कम है, बारिश की वजह से बहुत से हरे आलू भी हो गए हैं और छोटे छोटे आलू हैं। तो आलू की पैदावार कम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार हुई, बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार हुई ऐसा नहीं है। पैदावार भी कम है और आलू का साइज भी छोटा है। तो आलू की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, आप लोग जो कम कर रहे हो कि बहुत ही पैदावार है तो आलू की डिमांड उतनी नहीं होएगी, तो इसलिए मैं आपको सावधान कर दूं कि हमारी तरफ भी आलू जो है उतना अच्छा नहीं निकला है, पानी की बारिश की वजह से या किस कारण की वजह से ये तो नहीं पता। लेकिन इस बार आलू के रेट अच्छे होने वाले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को बताऊं कि आप डटे रहें अपने चीज़ों पे, क्योंकि आलू आपने प्रोड्यूस किया है, व्यापारी और कोल्ड स्टोर वालों ने नहीं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं रियल। मैंने कुछ खेतों में मैं गया था, वहाँ पे मैंने आलू देखे हुए थे। तो कुछ इस तरीके से आलू निकल रहे हैं। 1-2 खेत में अच्छे निकल रहे हैं, बाकी सबका यही हाल है। वो खुद ही दूसरे मिल जाते जो ले तुम्हारो खास हुई है। चलेगी तुम्हें बिल बेल चली गई 60 दिन में। अच्छा 60 दिन का ये आलू है। हाँ। बरसीबे में यहाँ माटी तेरे खुली गए तो हरेरे हुई गए। अरे हो सही। तो कुछ ऐसी स्थिति है हमारे एरिया में भी। तो हम भी अब अपना आलू जल्द ही देखेंगे कि कैसा अपना आलू निकलेगा। तो कुछ दिन और सही। बहरहाल कल मैं अपने गांव जाऊंगा और गांव जाकर फिर मैं वहां पे देखूंगा कि कैसा अपना आलू हो गया है और बेल कितने % सूख गई है। अगर 80% तक सूख गई होगी तो फिर हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, और अगर अभी भी बेल में जान होगी तो हम लोगों को भी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपना जो आलू है वो 100 दिन का प्लस थोड़ा ही हुआ है, और जो पहले बाद वाला आलू है वो तो 96 डेज का ही हुआ है। तो 106 और 96 डेज के ही हमारे आलू थे। तो अब जब अपने खेत में जाएंगे तब देखेंगे कि ये हरा भरा खेत अब कितना सूख चुका है। तो अगले आने वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।